बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा की है। शहर में अल्हम्दुलिल्लाह धूप की किरणें नज़र आना शुरू हुई हैं कल और आज। मैंने तो एक्चुअली कल ना धूप में बैठ के इंजॉय भी किया, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। ये करम अल्लाह पाक ने ही करना था, तो ये स्मॉग के बादल छटने थे। और जैसे ही धूप निकली और वाकई स्मॉग ऐसे जैसे गुम ही हो गई है, लेकिन स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत कुछ हिस्सों में मुझे, क्योंकि जैसे क्रीम ब्लॉक वाला इशारा क्रॉस किया पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, हल्का सा कुछ लग रहा था कि स्मॉग है। अभी बाहर सांस लेने में भी ऐसा महसूस हो रहा है। अगर इसी तरह से मौसम रहा, अल्लाह ताला का करम रहा, बारिश हुई, तो बहुत हद तक जो है वो सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। सवाल ये है कि हमेशा हम इसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। स्कूलों में क्लासेस का ऑनलाइन जो है वो इंतज़ाम करेंगे, हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। खैर लॉकडाउन भी मुझे कहीं पे नज़र तो आया, सच नहीं आया। मार्केटों की जहाँ तक बात की जा रही थी खुली थी और ख़ासा रश भी था। आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी आएंगे। सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ कुछ मौसम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौसम कल तो कदरे बेहतर था, लेकिन आज फिर उसमें स्मोक का अंसर मुझे लगा शामिल होता दिखाई दे ऐसा रहा फील हो रहा है। देखें, आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले आपके साथ प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि बेसिकली हमें उस कुदरत की तरफ जाना चाहिए, उस निज़ाम की तरफ, उस ज़ात की तरफ जाना चाहिए जिसके हाथ में सारा कुछ है। बारिश के लिए देखें, ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि अगर विफाक और पंजाब हुकूमत से पहले सेक्रेटरी वकाफ की जानिब से अनाउंस किया गया कि वह नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे और पंजाब भर के उनके जितनी ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद है वहाँ पे अनाउंस किया गया। बेसिकली क्या है कि स्मोक का ख़ात्मा या फिर बारिश से होना है, या फिर जिस तरह हवाएं चली हैं, तेज़ हवा चली है, हवा तेज़, ठंड उसमें ये ठंडक का एहसास वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन स्मोक बर्दाश्त नहीं होती। उस हवा की वजह से देखें आपका इंडेक्स कितना नीचे आया है। कल एक दिन बड़ा क्लियर था, आसमान बहुत, रात के वक्त में आपको तारे, उसके बाद चांद नज़र आ रहा है, ये सारे। लेकिन आज दोबारा जो है सूरत हाल और किसी और तरफ जा रही है। हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं, लेकिन जो इसका हल है हमें उसकी तरफ जाना है, और वो हल यही है कि अगर कोई इस तरह की बारिश हो जाए, अल्लाह ताला के हज़ूर सरबसजूद होने की हमें ज़रूरत है, दुआएं मांगने की ज़रूरत है। देखें, लास्ट जो फ्राइडे गुजरा है इसमें हर जगहों पे नमाज़ें पढ़ी गई हैं, दुआएं मांगी गई हैं। वो मैं एक मारूफ आलिम दीन को सुन रहा था, वो कहते हैं कि दुआ मकबूल व महफूज होती है, या मकबूल होती है या महफूज होती है, उसका कबूल होने का वक्त कब है ये उसकी ज़ात जानती है। इसलिए हमें दुआएं करनी चाहिए। और थोड़ा सा लॉकडाउन का और ये हुकूमती मैय्यस का नहीं, मैं इस पे नहीं जाता। ये गाड़ियों को बंद कर देना, मैं आपको पता है हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। स्कूल्स को बंद कर देना, मैं इसके खिलाफ हूँ। यानी आप समझते हैं कि इसका कोई मैंने दसो भाई, लाहौर समोगे तो बारिश तुसी गुज्जर खान की जाके जानजेस घरों निकलनी है, ढोल गवांडियां वजदा पिया। ये तो मतलब एक इस तरह की बात है, मुझे इसकी समझ नहीं है। यानी आप कहते हैं लाइटर नोट मुझे बताएं, गए हैं, इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल होगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल क्रेडिट नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन इंडेक्स आपके 1000 से इतनी निचली सतह पे चले जाना, इसमें देखें वो उन हवाओं का है। अच्छा, फिर एक और इस स्मोक का जो शरह कम हुई है, इसमें एक और आंसर जो वेदर से पता चला है, महकमा मौसमियात से, कि हमारी जो फोग आई है, जो जिसको हम शबनम कहते हैं, शबनम के कतरे जो नम है, हाँ, उसका गिरना और वो उस आपकी डस्ट जो हवा में मुअल्लक हुई है उसको नीचे लेकर आना, ये भी बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत पहलू इसमें शामिल है कि उसकी वजह से। अच्छा, अब ये फोग ने आना है, ये गिरेगी, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हम लोग ये किसान गिराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये शबनम और ये हम गंदम का सीज़ा, हम तो कहते हैं कि ये गिरे, ये फसल के लिए बड़ी अच्छी होती है। और फिर आप दूसरा पहलू जो अभी पता चला है कि ये आपके वेदर के लिए भी बड़ा इफेक्टिव है, कि इस तरह की जो आपके माहौल में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो ज़रात मौजूद हैं, उससे बैठने से हुआ है। लेकिन आज से फिर उसी, अच्छा, मैं रात बात कर रहा था कि मैंने कहा स्कूल खोल देने चलें, 1 हफ्ता के लिए खोल देते, लेकिन फिर क्या होना था, जब स्कूल खुलने थे
स्मोक ने तो आना है, आज फिर उसका आंसर आ रहा है, 1-2 दिन में हो जाए। यहाँ तो ये बारिश भी होगी तो 2-3 दिन गुजरते हैं ना, माजी में इसी तरह होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यही होना था कि हमने तो सारी चीज बंद की हुई थी, हाँ, तो लोगों का प्रेशर में आगे हमने खोल दिए कि अवाम ने कहा, तो उसकी वजह से ये अली साई साहब, हुकूमती क्रेडिट और ये अभी मौसम की सूरत समझते हैं कि ये स्मॉग में कमी का ये भी थोड़ा सा बाइस बने? और इसमें तो कोई चीज़ दो राय है ही नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने कोई करम किया है हम पे। मैं खुद बड़ा हैरान था, 3-4 दिन पहले मैं सुबह उठ के दरवाज़ा खोला, मेरी रूटीन है कि मैं मेन दरवाज़ा खोल के बाहर देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे फोग है। और फिर मैं देखता रहा गाड़ियों के ऊपर कोई शबनम के कतरे गिरे होंगे, लेकिन उस पर वो डस्ट ही थी। तो कल सुबह मैंने जाना था कहीं, तकरीबन 6:30 बजे मैं बाहर निकला, बिल्कुल मतला क्लियर था। मैंने कहा ये अल्लाह ताला का ही निज़ाम है, अल्लाह ताला ही इसको बेहतर तरीके से जानता है। हमने अपनी सारी तदबीरें लड़ा ली, हमने मार्केट्स बंद कर ली, हमने गाड़ियाँ कम कर ली, हमने 4 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दिए। हर जगह पे आपको वो जो जितने भी हुकूमती मैयर से अडाप्ट करके देख लिए, लेकिन वो स्मोक जो थी वो ऊपर से ऊपर ही जाती जा रही थी। तो अचानक अल्लाह ताला ने सिर्फ वो हवा का रुख चेंज किया तो आपका इंडेक्स जो है वो 100 कुछ पे आ गया। तो आज फिर वो मेरा ख्याल है 400 के करीब चला गया। तो हुकूमती मैयर्स अगर उनसे कोई आपको बेनिफिट होता हो रहा तो फिर आज इतनी ऊपर ना जाती, क्योंकि कल इतना मतला क्लियर था, जिस तरह सिप्रा साहब भी बता रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हर चीज़ नज़र आ रही थी। और अगर ये लॉकडाउन का ज़्यादा इफेक्ट तो लाहौर में आना चाहिए था। मैं सियालकोट भी गया हुआ था, हर जगह पे चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। तो मसला ये है कि हुकूमती तदाबीर पता नहीं कहाँ पे वो यूटिलाइज़ होती हैं, कहाँ पे उनका कोई फ़ायदा होता है, हमें तो नज़र नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया है कि आपकी और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा आपको ये फील होता है कि वो अल्लाह पाक जो है उसकी ज़ात कुछ भी चाहे तो 1 मिनट नहीं खा सकती। इन दिनों में बेसिकली हम इतने परेशान थे, हर कोई मुतासिर हो रहा था, अस्पतालों में जाए चौधरी साहब खबर दे रहे हैं रश बढ़ रहा है, समझ कुछ नहीं, हम सारे खुद, लेकिन ये उस मालिक की मर्जी है कि कुछ ही देर में आपका गला ख़राब होता है, 3-4 दिनों में आप रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों को देखें पिछले 10-10, 15-15 दिन से आप एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, आप सारी तदाबीर लड़ा रहे हैं, लेकिन वो खांसी उसी तरह ही है, आपको जो रेशा है वो उसी तरह ही है, वो जान आपकी छूट ही नहीं रही। और इतने बुरे हालात थे हॉस्पिटल्स के, आपकी सोच है ये अब अल्लाह ताला इसी तरह हम पे बिल्कुल करम अल्लाह रखे। ताला से दुआ करते रहें। जो लोग मायूसी का शिकार हैं वो ये छोटी छोटी अल्लाह ताला की निशानियों से समझें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है। अगर आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से कोई स्मॉग है तो उसके बादल भी इंशाल्लाह छट जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़ी बहुत ज़िंदगी में काम भी आती हैं और बहुत बड़ा पैगाम भी लेकर आती हैं। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गिरफ्तार करने का ऐलान किया गया है उनको जो दुकानें खोलेंगे और इसको कहा जा रहा है ग्रीन लॉकडाउन। अली साही साहब, वो ग्रीन लॉकडाउन लग गया, उसके असरात आना शुरू हो गए और उसके असरात इस तरह भी आ रहे हैं अभी तो आप कह रहे थे कि ये अल्लाह ताला ने नहीं मैं बताने लगा, अल्लाह वो स्मोक छटी है ना भाई। अच्छा। आपकी इंतजामिया ने क्या किया है उसका मैं नहीं शाहिद हूँ। रात को मैं इसी चक्कर में 12-1 बजा दिए। ये आयशा ग्रीन लॉकडाउन दिखा रही है कि मेरी नज़रों के आगे कुछ स्मॉग आ रही है। वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके असरात किस तरह आना शुरू हो गए। जिस तरह कोविड में आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की दिहाड़ियाँ लग गई थी, पुलिस की दिहाड़ियाँ लग गई थी, इसी तरह रात को आप यकीन करें मैंने एक इंतज़ामिया के बंदे को कॉल की, मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट बंद है, सीसीटीवी मौजूद है, 8 बजे की हर चीज़ उन्होंने क्लोज़ कर दी, अंदर बैठ के वो अपना हिसाब कर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, कोई कस्टमर नहीं, कोई किसी जगह पे आग नहीं जल रही, तो आपने इसको सील किस कैपेसिटी में कर दिया। फिर बात यही है ना कि आपने वो ग्रीन लॉकडाउन किया है तो उस पर उसी तरह मनोवन अमल कराएं जिस तरह गवर्नमेंट ने SOPs जारी किए। अगर उस SOPs के मुताबिक आप अमल दरामद करवाएंगे ना तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी स्मोक भी कम हो जाएगी, आपका वेदर भी बेहतर हो जाएगा। जिस वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है वो गवर्नमेंट को उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। जब आपके लोग इम्प्लीमेंट करवाने वाले उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं करवाते और अपनी जेबें गर्म करते हैं, फिर इसी तरह के हालात होते हैं। आपकी किसी जगह पे रेस्टोरेंट्स भी खुले थे, इस दौरान ना हर बंदा पता क्या कह रहा है, पुलिस ने अच्छे पैसे कमाए। वो सिर्फ पुलिस ने नहीं, सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। मैंने उस बंदे से बाकायदा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक अफसर था, उससे मैंने लड़ाई की। मैंने कहा भाई आपने किस कैपेसिटी में सील किया है, या तो हो रेस्टोरेंट खुला है नहीं, कोई आग जल रही थी नहीं,
भट्टियाँ सारी बंद थी जी, बंद थी, किचन बंद था। तो मैंने कहा फिर आपने किस कैपेसिटी में इसको सील किया? गाँव मैंने कहा अगर वो बैठ के अपना हिसाब कर रहे हैं, जो सुबह से लेके 11 बजे से लेके 4 बजे तक खोला है और 8 बजे तक उन्होंने डिलीवरी की है, तो उसका उन्होंने मुलाजमों को पैसे नहीं देने थे, दिहाड़ी नहीं दी, तो इसमें क्या बात है? तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये वाला जो सिलसिला है ये बड़ा ख़राब है, और इसी वजह से आपका कोई भी स्टेप जो है वो कामयाब नहीं होता, चूँकि आपके जो सरबराहान हैं वो भी सिफारशी हैं। जितने भी यहाँ पे लोग पोस्टिंग लेते हैं वो सिफारिश पे लेते हैं। जब आपका किसी भी इदारे का सरबराह सिफारिश पे होता है तो उसके नीचे फिर सिफारिशदार चलती है, और उस इन चीज़ों पे उसी तरह अमल दरामद नहीं होता और काम होता ही नहीं। बट ये जब आता है ना लॉकडाउन वाला, छापे मारने वाला, आपने बाहर जाना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, यहाँ पे दिहाड़ियों का ना एक और चीज़ है ना, ये देखें मार्केट, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स इसलिए बंद करवाए हैं कि गाड़ियों की मूवमेंट कम हो। तो जब आपकी गाड़ियों की मूवमेंट कम नहीं होती, वही लोग जो दुकानों से निकल के सड़कों पर उन्होंने ठेले लगा लिए हैं, रेहड़ियाँ लगा ली हैं, गाड़ियों की मूवमेंट तो उसी तरह चल रही है ना। आज सुबह भी मैं जब आया हूँ यहाँ पे ऑफिस में, तो मुझे तो किसी जगह पे रश कम नज़र नहीं आया, स्कूल्स बंद होने के बावजूद। शायद सिप्रा साहब कल आप ड्यूटी पे थे? हाँ जी, मैं ड्यूटी। कामयाब ग्रीन लॉकडाउन था, बड़ा इतने लोग निकले हुए थे, कामयाब तरीन था। मैं कहता हूँ समय से भी बाला हर जगह पे। मतलब मैं कल मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, ठोकर के पास से गुजरा हूँ तो मुल्तान रोड सारा ऐसे था कि शीशा कोई चीज़ भी नहीं थी वहाँ पे। देखें बेसिकली हमें साहिब साहब ठीक कह रहे हैं, इदारों का मसला है, हमें अपना भी मसला है, लोगों को शायद बुरा लगे, आवाम का भी मसला है। देखें हुकूमती इस तरह की एहतियाती तदाबीर उस वक्त अपनाई जाती हैं अवाम उन्नास के लिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं होता कि आवाम को रोका जाए, वो घरों में बैठें, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर उनको रोका जाता है। तो मैं तो हमेशा मिसाल कोरोना की देता हूँ कि अगर उसकी वजह से लोग नहीं ना घर बैठे थे तो ये धुआं और ये स्मोक ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप कहें कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जब तक आवाम ने खुद ये फैसला नहीं करना कि हमने इस चीज़ से निकलना है, चले कुछ परसेंट हो तो होगा, बहुत कम परसेंट होगा कि गाड़ियों का सड़कों पर निकलना। हमारे यहाँ बेसिकली पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा, डीजल गाड़ी उस साइड पे है, बदामी बाग और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट और आपकी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसकी भी तरफ है। बाकी तो हमारे पेट्रोल गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादातर चलती हैं। उसका कितना एक शामिल होगा ये तो आपकी थोड़ी देर में जो गेस्ट होंगे वो आपको बताएंगे कि माहौलियाती आलूदगी में उनका कितना हिस्सा है या क्या है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आवाम को भी आप साथ देने की ज़रूरत है। इस तरह की जो मूजी अमराज आती हैं या इसको जो भी आप नाम दे दें, आजमाइशें कह दें, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आप नाम दे दें, मुश्किल तो है ना, है बहुत बड़ी। और इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें गवर्नमेंट अगर कुछ ना कुछ कर रही है तो उसका हाथ बैठाना चाहिए और हुकूमत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। उस वक्त जिस तरह ईसाई साहब जिक्र कर रहे हैं ये हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। शटर डाउन शॉपिंग भी होती है कि आप रात के औकात में भी खोलते हैं, दिन के औकात में भी खोलते हैं, और फिर सबसे बढ़ के कि आपने शटर बंद किए हैं तो लोगों ने दुकानें बाहर से जा ली हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर जब दुकान निकल के बाहर एक टेबल पे आ गई है तो बात तो वहीं पे आ गई ना। और वो टेबल पे दुकान क्यों आई है कि आपका कस्टमर आ रहा है। अगर कस्टमर घर पे बैठेगा तो मार्केट एक हफ्ता खुलेगी। कहाँ था वो आपने देख लिया? वो देख लिया, देखा मैंने। अब कस्टमर घर पे बैठेगा, अगर कस्टमर दुकान या मार्केट की तरफ नहीं जाएगा तो मेरे ख्याल में अगली इतवार को ये जुम्मे को जब से भी ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा ये नहीं खोलेंगे, ये बैठ जाएंगे कि भाई लोग नहीं आ रहे। इस हफ्ते पे जब लोग आए हैं तो अगले हफ्ते वो खोलेंगे कि भाई कस्टमर तो आ रहा है, हमें खोलना है। देखें दूसरी तरफ महंगाई और ये सारी चीज़ों को देखें तो वो भी है। और रोज़ाना उजरत कमाने वाला एक बंदा अगर दुकान पे कोई लड़का या बच्चा या कोई काम करता है या कोई शख्स भी काम करता है, उसको अगर उजरत मिलनी है रोज़ाना और उसने घर में जाके उसके साथ बाकी लोगों की कफालत करनी, ये तो मुश्किल है ना। सारे पहलू देखें, एक तरफ हमदर्दी का पहलू देखें, दूसरी तरफ मूजी अमराज का पहलू देखें, तो हम कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में हुकूमती तदाबीर जो हैं उनके साथ मिलकर हमें चलने की ज़रूरत है। मुश्किलात आएंगी लेकिन ज़ाहिर है कौमों पे मुश्किलात आ जाया करती हैं, लेकिन उसके निकलने के भी हमारी कौम पे अक्सर आती है। आपको ना लॉकडाउन की हकीकत पता चल गई है कि क्या है। अच्छा जी, शहर में ऑपरेशन के बावजूद 20 मकामात पर बदस्तूर तजावुज़ात है। डीसी साहब का बरहम होना क्या काफ़ी है? और क्या डीसी साहब बरहम होंगे तो तजावुज़ात खत्म हो जाएंगी? डीसी साहब को तो कोई नेक्स्ट लेवल का एक्शन इस पे लेना चाहिए था। मतलब बरहम हम हो जी, तजावुज़ात है, ओहो ये क्या हो रहा है। 20 मकामात डीसी साहब को बरहम होना चाहिए। नहीं 20 मकामात। डीसी साहब को तो अभी तक एक्शन अच्छा खासा ले लेना चाहिए। नहीं सिर्फ 20 मकामात। हाँ ये भी आप सही कह नहीं तो बरहम किस पे हो रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो हम नाराजगी का इजहार कर ले। ये तो वज़ीर आला पंजाब को उन पे बरहम होना चाहिए, जो मुतलका उनके
वज़ीर हैं उनको होना चाहिए। ये किस बात पे बरहम हो रहे हैं? ये खुद फील्ड में निकले ना रोज़ाना, इनका काम ही ये है। भाई डीसी साहब का क्या काम है, एसी साहब का क्या काम है? क्या सिर्फ पेंट कोट पहन के टाई लगा के मीटिंग्स करना इनका काम है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम ही ये है कि सारा दिन वो फील्ड में रहें, बड़े अफसरान भी फील्ड में रहें, कमिश्नर साहब भी फील्ड में रहें, चीज़ों को मॉनिटर करें। आप खुद जब फील्ड में होते हैं तो आपका अमला बेहतर तरीके से काम करता है। वो कोई गलत काम भी कर रहा हो तो आप उनकी पकड़ करते हैं, अच्छा काम कर रहा हो तो उसको आप सपोर्ट करते हैं, वो मज़ीद बेहतर तरीके से काम करते हैं। जब आपने सिर्फ वो 2-4 टिकट्स जारी कर देने हैं कि डीसी साहब ने इज़हार नाराज़गी कर दिया, एसी साहब ने इज़हार नाराज़गी कर दिया, कमिश्नर साहब को ये चीज़ पसंद नहीं, तो भाई ये मामला फिर इसी तरह ही चलेंगे। जो लोगों के साथ, जो छोटे बिजनेसमैनों के साथ आपके लोग करते हैं, ये आपकी सोच है। और तजावज़ात ये ख़त्म हो ही नहीं सकती, चूँकि तजावज़ात का ये ख़ुद हिस्सा है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं कि एक SHO किसी थाने में लगे और उसको पता ना हो कि किस जगह पे जुआ हो रहा है, किस जगह पे मंशियात बिक रही है, किस जगह पे कंटूटा बैठा है, किस जगह पे 2 नंबरी हो रही है। एक SHO को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन उसने चूँकि अपनी मंथली लेनी होती है, उसने अपने मामला चलाने होते हैं, तो ये भी किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है। तो चीज़ें बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं ना, विजिबल चीज़ें हैं कि जहाँ कहाँ पे तजावज़ात हैं, किस बाज़ार में, किस किस शॉप के बाहर कौन कौन रेड़ी लगा के खड़ा होता है, कौन वहाँ पे थड़ा लगाता है, कौन वहाँ पे सब्ज़ी बाहर सड़क पे लगा के बेचता है, कौन किस जगह पे वो टिक्के कबाब लगा के सड़क पे खड़ा है। ये सारी चीज़ों का इनको पता होता है, लेकिन मसला ये है कि फिर आपके पैसे कहाँ से आएंगे? तनख्वाह पे गुजारा तो बहुत देखें ना, जो उन्होंने जो मकामात मेंशन किए हैं, और मज़े की बात यह है कि डीसी साहब का ऑफिस भी वही है। सही बात है। सारे सरकारी इदारों के सरबराहान और यहाँ पे का डीसी गुजर भी साहब वहीं सिर्फ से बरहम हो रहे हैं। अच्छा, साथ में वो कह रहे हैं कि फ़ोटो सेशन जो है उस तक महदूद कर दिया गया ये ऑपरेशन। मुझे बताएं कि ये जितने एरियाज़ इन्होंने मेंशन किए हैं, शायद ये एक डिवीज़न जो सिटी डिवीज़न है, शायद ये उसमें आते होंगे, तहसील सिटी जिसको आप कह सकते हैं। तो ये तो सारे सब लोगों को पता है कि रेलवे स्टेशन से रख के गवाल मंडी या निस्बत रोड और बांसावाला बाज़ार और सर्कुलर रोड और शादरा और इस तरफ हम चले जाएं, नीला गुंबद, ये सारे इलाके जो हैं ये तो आपके 1-1 किलोमीटर के फासले पे हैं जहाँ आपका ऑफिस है। तो आप निकलें ना जनाब, अनारकली से आगाज़ करें, अनारकली की तजावज़ात ख़त्म करें। मेयो हॉस्पिटल एम्बुलेंस का जाना मुश्किल हो जाता है, इस कदर तजावज़ात वहाँ बनी हुई हैं जहाँ नीला गुंबद का वो जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो आपको सिंगल लेन भी नहीं मिलती। सर्कुलर रोड पे आज तक तजावज़ात ख़त्म हो सकी है? नहीं हो सकी। ये जो आपका हाजी कैंप का जिक्र कर रहे हैं, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, आज तक नहीं ख़त्म हो सका। ऐसे ही है, वो बढ़ता ही गया है। वो पहले एक प्लॉट था, किसी दौर में स्टेशन होता था वहाँ पे CNG, उसके बाद वो एक बाजार बनता गया, बाजार बनता ट्रैवल करता करता अब वो रेलवे हेडक्वार्टर्स तक आ गया। हो सकता है ये विंटर शुरू हो गया, ये रेलवे हेडक्वार्टर से भी आगे चला जाता है। आप निकलसन रोड से लेफ्ट मुड़ नहीं सकते, डेविस रोड। ये सारी चीजें, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड चीजें हैं, ये तो वो चीजें हैं जो बाज़ाहिर नजर आ रही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जिन्होंने इनका खात्मा करना है, जिनके हाथ में सब कुछ है, मेरा तो एक ही फिक्र है कि रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, बेशक, और उसको सियासी बुनियादों पर भी लोगों ने देख लिया। सोशल मीडिया के तौर पर भी लोगों ने इसका प्रैक्टिकल जो है हो चुका है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि आप रियासत के सामने आपको घुटने टेकना पड़ते हैं। मुझे याद है निगरान सेटअप में जब ये तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे हमसाए में एक छोटा सा होटल है, तो उनको फ़ाइन हो गया 10,000 रुपया। मैंने कहा आपका क्यों फ़ाइन हुआ? उन्होंने कहा जी हमने 2 बेंच थोड़ा आगे करके रखे हुए थे तो उसकी वजह से हुआ। तो वो जब तक वो निगरान सेटअप चले वो बेंच बाहर नहीं निकले होते। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह का या तो फ़ाइन कर दें कि उसको पता हो कि मैंने अगर 15 दिन आगे और कमाना तो ये मेरा फ़ाइन पूरा होना है, फिर वो निकलेंगे इस चीज़ से। फाइन पे हमारे यहाँ क्या है, हम लोग पुष्पनाई कर रहे हैं, ये मेरी दुकान है, मैंने ये जो आगे उसके सामने टेबल लगवा के दुकान सजा दी, मैंने उससे पैसे लेने हैं, मैंने बिजली का बिल वहां से देना है, मैंने उस दुकान का किराया उस चीज से निकालना है। तो इन चीजों पे जाके तो फिर ये आपके ट्रेडर्स यूनियन जो हैं ये खड़ी हो जाती हैं, फिर सियासी वाबस्तियां इनके अपनी जगह पे हैं। ये सारी चीजें मिलकर अगर कोई मज़ाकरात या टेबल टॉक हो के कोई चीज हो तो तजावज़ात ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन होनी कोई नहीं। इन्हीं तजावज़ात की वजह से क्या होता है कि जब रश बाजारों में ज़्यादा हो जाता है, या आप लंडा बाजार देख लें,
यतीम खाना वाले बाजार में कहा जा रहा है बड़ा रश है। क्रीम आप ब्लॉक का एरिया मैंने डोलनवाल, हाँ बिल्कुल वो जो चौक है आपका यतीम खाना चौक, वहाँ से आपका जाना बंदा मुड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, क्रीम ब्लॉक सैटरडे को क्योंकि मैंने खुद विजिट किया, वहाँ पे भी यही हालात है होता कि इन्हीं तजावुजात की वजह से रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर रॉन्ग पार्किंग, जहाँ किसी का दिल किया। क्रीम ब्लॉक तो बहुत ही ये ट्रेंड है, बाइक जहाँ मर्जी लगा दी, गाड़ी जहाँ मर्जी लगा दी, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्किंग है ही नहीं। हर किसी ने अपनी अपनी दुकानों के आगे पर्चियाँ पकड़ के पार्किंग के लिए जगह बनाई हुई है, तो फिर ये तो होगा। और रॉन्ग पार्किंग का कभी कहीं आपको वो नज़र आ जाते हैं गाड़ी आपकी उठाने के लिए, लिफ्टर वगैरह। अदरवाइज इन बड़ी मार्केटों में जो सैटरडे संडे को मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल इंतज़ाम होना चाहिए, तो वो भी नज़र नहीं आता। सही साहब, ये सिर्फ कागज़ों की बातें हैं, सिर्फ कागज़ों की हद तक, लेकिन जहाँ पे फिर वो सिपरा साहब वाली बात है कि रियासत जहाँ पे खड़ी होती है फिर आप आगे नहीं खड़े हो सकते। नादरा ऑफिस जो शिमला पहाड़ी है, वहाँ पे बुरे हालात थे ट्रैफिक के। पिछले को 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक भी बाइक खड़ी नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे सिर्फ एक वार्डन खड़ा होता है, वो हर चीज़ क्लियर हो गई है। अगर ये किसी जगह पे अमल दरामद करवाने पे आ जाएँ तो वो 2 मिनटों में हो जाता है, उस पर तो कोई इशू ही नहीं है। आपके फ़ाइन हैवी हों, फ़ाइन जब आपकी गाड़ी सेल हो रही हो या उसमें एक्साइज के साथ आपकी जिस तरह सिस्टम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर आपके ई चालान तब वसूल किए जाए ना लोगों से, तो उनको पता हो कि हमने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे होता ही है, मैनुअल चीज़ें चलती हैं, लोग इस पर नज़र ही नहीं रखते। मैं आपको बताऊँ, मैं उम्रा करने गया था तो मेरा कज़न मेरे साथ था, तो मैंने कहा सिग्नल क्रॉस कर लो, अभी वो येलो चल रहा है। उसने कहा भाई 3000 रुपया फाइन है। उन्होंने कहा 5 मिनट ज्यादा इंतजार हाँ, कर बस लो। यही सब चीजें यहाँ पर होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे भी तो लोग कोई वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस का बंदा नहीं खड़ा, कोई आपको रोकता ऐसे नहीं ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ चलान आपके घर आता है, पर्ची आपने टाइम पे जमा यहाँ कर तो लेकिन AI साहब सिस्टम ਅਸੀਂ दिलेर लोग हैं ना, साढ़े भी तो मसला है ना। हम लोगों ने तो पता नहीं बात 2-2 नहीं, 3-3 हेलमेट हेलमेट पे 2-2 हज़ार रुपए तक दे दिया। हेलमेट मेरे दोस्त को 10 दिनों में 10 चलान हुए। हाँ, तो 700 का हेलमेट पहना नहीं। 700 का हेलमेट नहीं लेना, 800। नहीं, हेलमेट उसके पास होता है और टैंकी चलिए जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सीएम साहिबा कहती हैं हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभाना होगी। नो डाउट, ठीक कहती हैं। पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं। बहुत मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है। ट्रैफिक जितनी बढ़ती चली जा रही है, हादसात में जिस हद तक इजाफा हो रहा है, हम सबको मिलकर तो करना ही करना है, लेकिन कुछ हंगामी और वो जो सख्त एक्शन है वो भी लेने की ज़रूरत है। शाहिद सिप्रा साहब देखें, ट्रैफिक रूल्स हम पहले भी थोड़ा जिक्र आया कहीं पे, हेलमेट की बात हो रही थी। ट्रैफिक कवानीन अगर हों फिर उस पर अमल दरामद शुरू कर दें तो फिर तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। मुझे आज तक ये हैरत होती है देख कर कि आपकी अहम शहरों पे वो ऐसा वो क्या कहते हैं जो वो लगा देते हैं, टायर किलर। हाँ, वो लगाए, वो टूट गए, वो चले गए, खत्म हो गए, यू टर्न खत्म हो गए, तोड़ दिया। नहीं, वो होता ही है, बाइकर्स जा रहे होते हैं, एक पाँव रखता है, दूसरा गुजर जाता है, गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जो लोवेस्ट लेन है इसको मोटर बाइक्स के लिए मुख्तस करेंगे। उसके लिए कुछ इकदामात हुए। एक वार्डन बेचारा वो फ्लेक्सी लेके खड़ा भी होता है। अच्छा, वो भी आज तक अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ, बल्कि उसका नुकसान हो रहा है। जो सेंटर लेन में जो गाड़ी जा रही है और जो फास्ट लेन में है, उन दोनों को मुश्किल होती है उससे गुजरने में। बेसिकली बात वहीं पे आ जाती है कि आप भारी फाइन करें, लेकिन ऐसी दिलेर कौम है, ऐसी भारी फाइन नहीं कुछ नहीं समझते। सही बात है। हम कानून पर अमल दरामद तो बड़ी दूर की बात है, हम जुर्मानों की अदायगी को भी बड़ा फरीजा समझते हैं और उसको अदा कर जाते हैं, लेकिन कानून तोड़ना ही तोड़ना है। यू टर्न की खिलाफ वर्जी, रॉन्ग पार्किंग करना, लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी करना, जेब्रा क्रॉसिंग पर आज तक। अच्छा चलो, हम तो हमेशा मोटरसाइकिलों को कहते हैं कि ये सवार मोटरसाइकिल सवार सारा करते हैं, आपकी गाड़ियों वाले क्या करते हैं? वो भी यही कुछ ही करते हैं, उनके भी यही हालात हैं। हम उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि वो गाड़ी में बैठे होते हैं, वो बाइक पे। वन वे की खिलाफ वर्जी तो गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल, संडे क्या रोज आप रूटीन में देख लें। हमने तो सारा दिन घूमना है ना साई साहब, और मेरा तो काम भी यही है कि एक कभी इस दर कभी उस दर वो चलते चलते रहते हैं। तो आपको पता चलता है कि कौन सी शाहराहों पे क्या हो रहा है। अहम शाहराएं जिनको कंसिडर किया जाता है ना, उस पर ज़्यादा ट्रैवलिंग हमारी भी, उन्हीं अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती, और बाकी चीज़ों पे आपके क्या हालात होंगे। देखें, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आवाम को हुकूमत के साथ चलने की ज़रूरत होती है, आवाम को साथ
देने की इंतहाई जो ज़रूरत है, उसके बाद ये सब चीज़ें सारी होती हैं। अगर हुकूमत अकेली चलती रहे और वो सज़ाएं भी सुना ले, वो जुर्माने भी कर ले, वो सारी चीज़ें हम ख़त्म कर दें। वो कहते हैं ना कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए, क्यों कि जब उसको एक दफ़ा मार देंगे तो बाद में क्या होगा, वो अल्टीमेटली कहते की है देर तो देर थप्पड़ ही पैना ना। खैर, हमें पंजाबी की मिसाल भी है, एक मारे नाल डराया जो है वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आवाम को साथ देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में लाहौरियों को शायद बुरा भी लगता होगा कि मैं हमेशा आवाम की बात करता हूँ, लेकिन सेफ्टी, अब रात एक अलमनाक हादसा हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस तरह के हादसा हों। वो जो नौजवान बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, बात यही आ रही है कि वो करतब दिखा रहे थे। क्या था कि उनको कहीं केनार रोड जो है वो खाली मिली होगी, व्हीलिंग कर रहे होंगे या वैसे बाइक तेज चला रहे होंगे। नहीं, खाली कहाँ मिली हुई, वैसे ही करते हैं भाई, वैसे ही करते हैं। अच्छा, वीडियोस भी आती हैं। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि वीडियोस आती हैं, लोग ट्रैफिक रोक लेते हैं मोटर बाइक वाले, और उसके बाद 2-3 को इजाज़त देते हैं कि आप आगे उसको तेज चलाएंगे। मैं सुबह आ रहा हूँ सिपरा साहब, तो ये कलमा चौक से लेके आप फिरोजपुर आगे तक, यहाँ एक लड़का था वो बिल्कुल जिग जैग मारता हुआ, ब्लैक कलर की उसने, और ये देखिए अपनी जान का तो रिस्क ये लेके चल ही होते हैं, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और जो बंदा इस तरह सेंटर लेन में जा रहा है और फिर इस तरह जा रहा है घूमता घुमाता हवा में तैरता हुआ, वो किसी जगह पे हिट होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगी, वहाँ पे आपके 2-4 महीने लग जाएंगे ये बात साबित करते कि मैंने इसके लिए, इसको मैंने नहीं मारा, ये खुद हिट हुआ है मुझे। तो आप बच्चों को समझाते ही नहीं, बच्चे किस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत सारे घरों में ऐसी बाइक्स खड़ी हैं जिनसे नज़र आता है कि ये वन व्हीलिंग के लिए बनाई गई है, और उन बच्चों के रवैये, उन बच्चों के दोस्त, हर चीज़ से नज़र आता होता है। लेकिन वालिदैन जो हैं वो इस बात से उनको मना ही नहीं करते। आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपकी सोसाइटी ठीक नहीं होगी, आपके कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो सकता। बेशक, अब ये सीएम साहिबा कह रही है ना 600 से ज़ायद रोड्स इन पे काम कर रहे हैं, इनकी तामीर और मरम्मत पर, बहाली पर। ये काफ़ी नहीं है, रोड यूजर्स के अंदर सेंस लेकर आना, इस तरह से थोड़ा सा सेंस आप में आती नहीं है। ये जो सीएम साहिबा ने कहा ना, जो हादसात में जुदा हो गए बच्चे, इनके माँ बाप किधर थे? मतलब यहाँ तो रोल आपके माँ बाप क्या करें? देखिए, एक बच्चा मोटरसाइकिल, शायद सिपरा साहब देखें, अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है ना, तो वो नहीं, क्या पता, कहीं ना कहीं आप हैं, घर बैठे वालिदैन को। आप 18 साल से कम उम्र बच्चों को बाइक क्यों दे रहे हैं? अच्छा, जो आपको कर्तव्य करते हैं 18 साल से कम वाले करते हैं, कम वाले भी करते हैं, ज्यादा भी 18 साल वाले भी करते हैं। तो फिर जो 18 साल से ऊपर वाले कर रहे हैं उनका क्या करें? सोसाइटी बेहतर नहीं होगी तो आपके कवानीन पे अमल रवैये बदलने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मुआशरती जो रवायात है हम उनको खो रहे हैं बेसिकली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन चीज़ों से निकल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखें, आप वालिदैन को हमेशा इस पे इल्ज़ाम ठहरा दें कि वालिदैन की वजह से सारा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बच्चा है, वो निकला है घर, बाइक को तैयार ऐसे कर रहा है कि उसने वन व्हीलिंग करनी है। वो बच्चा नहीं है, वो जो इस तरह का तैयार कर रहा है वो ये 15-16 साल वाला बच्चा नहीं है, पिछले साल जो नौजवान आदमी है। वो जो पिछले दिनों हादसा हुआ था जिसमें 6-8 लोगों की जान गई थी, उसके वालिदैन को नहीं पता था कि गाड़ी दे के जिसको भेज रहे हैं, क्या उसमें इतनी सेंस है? मैं यही तो कह रही हूँ ना, आज तक सजा मिल रही है ना उसको। हाँ, बिल्कुल मिल रही। देखें, ये इस तरह का अगर कानून के हाथ मजबूत होंगे, अगर कानून साजी के तहत लोगों को सजा मिलेगी तो चीजें रुकेंगी। बट अफसोसनाक है ये वाकया, बेशक जो जाने गए आप उन माओं से पूछे ना जिनकी गोद उजड़ जाती है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये जो जाने चले गई वो वापस नहीं चले जाते। तो प्लीज अपने बच्चों पे भी नजर रखें, अगर बाइक्स वगैरह का गैर जरूरी इस्तेमाल करें, वन व्हीलिंग कर रहे हैं तो बंद करें इन चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इसी समय जी बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब धूप निकल आई है, अल्लाह ताला ने करम नवाजी कर दी है तो स्मॉग के बादल छट गए हैं। अगेन कल जितना मौसम आज क्लियर नहीं है, कुछ हिस्सों में हमें स्मॉग नज़र भी आ रही है, आने वाले दिनों में भी होगी। अब इसके लिए प्रॉपर हिकमत अमली क्या, हम कभी ग्रीन लॉकडाउन की बातें करें, कभी स्कूलों की छुट्टियों की एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं, कभी दुकानों की बंदिश की बातें कर रही हैं। सो इस पर एक अलहदा से लोगों का जो है वो रिएक्शन सामने आ रहा है। बट ये लॉकडाउन, ये क्लासेस बंद कर देना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जिस घर में 4-5 बच्चे हैं नहीं हो पा रही हैं, इंटरनेट से रिलेटेड बड़े इशू चल रहे हैं, पढ़ाई का कितना हरजोर है। अब आने वाले सालों में हिकमत अमली क्या है? क्या हम हर साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देंगे? क्या हम हर साल अपने अंदर ये काला धुआं लेके जाके अपने लंग्स को बिल्कुल ख़त्म करते चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को कम करते चले जाएंगे?
अगर यही सब होता रहा तो फिर हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ कहाँ पर स्टैंड करती हैं, इंतज़ामिया कहाँ स्टैंड करती है, अभी के लिए हिकमत अमली क्या है, स्मॉग से रिलेटेड पॉलिसी क्या है, क्या स्मॉग के हवाले से अब हम सुकून से अपने कमरों में बैठ सकते हैं कि स्मॉग का खात्मा हो गया। जब तक बारिश नहीं होती मौसम में तब्दीली आ जाती है, धुंध के साथ भी स्मॉग होती है। सो प्लानिंग हमारी क्या है। हमारे साथ जी कमल लियाकत साहबा मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात। अस्सलाम वालेकुम कमल साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। स्मॉग है जी बिल्कुल है, ये हकीकत है, इसे तस्लीम करना है हमें। कल मौसम बड़ा खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी काफ़ी देर बाद धूप हमें नज़र आई, कुछ मतलबी साफ नज़र आया, तो कंपैरेटिवली बहुत हद तक स्मॉग ऐसे लगा कि चली गई है, लेकिन आज स्टिल सुबह भी महसूस हो रही थी। प्लानिंग क्या है, क्या पॉलिसी है स्मॉग से रिलेटेड? जी आपने बिल्कुल ठीक, जैसा कि मैंने खुद भी कहा कि स्मॉग एक हकीकत है, ये एक फितरी अमल है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये एक दिन में ही आ गई है, एक साल में ही आ गई है और इसी साल चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें टाइमिंग का ऐसा पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही मौसम की चेंजिंग आती है और सारी चीज़ें ये मिक्स हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, स्मोक से रिलेटेड जो है सीएम पंजाब का बहुत डीप कंसर्न है फ़ज़ाई आलूदगी का ख़ात्मा। इवन कि आप देखें तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में भी इसका जिक्र किया था, माहौलियाती आलूदगी का खात्मा, इसके ऊपर उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न भी थे और सारी चीज़ें। बिल्कुल जी, ये देखिए माहौल को बेहतर करना, मैं अक्सर कहती होती हूँ, ये किसी एक फ़र्द वाहिद की सोच नहीं हो सकती है, उससे नहीं हो सकता, किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, उससे नहीं होगा, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए अगर हम इस वक्त सीएम का कंसर्न देखें तो आपको पता है कि पहली मर्तबा पंजाब की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी। आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने जहमत भी नहीं की थी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लाने की। फिर उसके बाद स्मोक आना था, तो स्मोक मिटिगेशन प्लान मार्च से इसके ऊपर अमल दरामद हो गया। और मुझे खुद बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने के बाद ये मैं बड़ी हैरान हुई कि आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने स्मोक से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इवन के अपने बजट में कोई फंड तक नहीं रखे थे। पहली मर्तबा 100 बिलियन क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरे साल के लिए प्लान किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। अब रही बात ये कि स्मोक में गवर्नमेंट क्या कर सकती थी और क्या कर रही है। देखें हम लोगों ने हतमी कोशिश की, और इस वक्त मैं आपको बताऊं हमारी ये भी हम लकीली जो मिनिस्टर इन्वायरमेंट है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनका क्योंकि अपनी स्टडी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उनका भी बड़ा डीप कंसर्न था इसके ऊपर। उन्होंने हम लोगों ने आपके भट्टों को, जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था स्मोक क्रिएशन का, एमिशन को डिस्टर्ब करने का, भट्टों को ई मैपिंग किया, भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया। और कमल साहबा भट्टे जी हैं। देखिए हमने ये तो नहीं कहा कि भट्टे खत्म करने, आपके मुल्क की मईशत जो है वो खत्म करने की बात तो मैं भी बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन हम लोग, और हमारा भी मकसद डिमोलिशिंग नहीं है, हमारा मकसद इम्प्लीमेंटेशन है कि हम लोग जिगजैग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाएं। और उसके ऊपर 810 भट्टे पंजाब में गिराए गए जो इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं थे, और जो जिगजैग पे हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं, उनका मिशन भी बेहतर है। इसके बाद इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो हमने इसके ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम ECS कहते हैं, वो उसके लिए लाजिम कर दिया कि वो फैक्ट्री चलेगी जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएगी। अब उसमें किस तरह कार्रवाइयां की जाती हैं? बहुत बड़ी तादाद में बंद रोड पर हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां आपकी यहाँ। देखिए अभी मैंने कल ही मैंने अपने स्क्वाड के साथ मैंने एक सरप्राइज विजिट सारा किया आपके महमूद बूटी बंद रोड से लेके बादामी बाग तक का, और उसमें जो है, अच्छा एक मैं और चीज़ आपको बताती जाऊं कि हम लोगों ने जब नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, उसमें हमारे पास हॉक आइस के नाम से हमने कुछ गाड़ियां ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें ड्रोन की मदद के साथ, और हम लोग लोकेट कर लेते हैं, और हमारा कंट्रोल रूम, जो कि कंट्रोल रूम को अब हमने वार रूम डिक्लेयर कर दिए कि हम जंग की हालत में, और स्मोक जो है एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर बन चुका है इंसानी जिंदगी और उनकी सेहत के साथ जुड़ने का। देखिए हम लोग उसके जरिए जो है सरप्राइज विजिट करते हैं। कल हमारे हॉकाई के जरिए ट्रेस हुआ कि जी महमूद बूटी में एक फैक्ट्री है, इवन उसने अपना एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ था, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसे बंद किया
और मिशन डिस्टर्ब हुआ, हमारे कंट्रोल रूम में अलर्ट हुआ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ जाके उसे बाकायदा मैंने सील किया है, नो वार्निंग। हम अब वार्निंगों की पोजीशन में नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे आज घरों में बैठे हुए, सारा जमाना शोर शराबा कर रहे हैं कि जी स्कूल क्यों बंद हो गए। भाई स्कूल बंद करने से स्मोक कंट्रोल नहीं होना था, लेकिन हम अपने बच्चों की सेहत पे किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। वही जो स्मोक इनहेल बच्चे ने करनी है और उसके स्कूल जाने का टाइमिंग भी वही होता है जिस वक्त सड़कों पे ट्रैफिक का भी रश होता है, एमिशन डिस्टर्ब होता है, AQI लेवल बहुत डिस्टर्ब कमल साहब आप बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, बट इन द लॉन्ग रन ये कैसे काम आएगी? हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी से कंट्रोल करना है ताकि आने वाले सालों में हमें स्कूल्स बंद ना करने पड़े, बिल्कुल ऐसे। हमें बार बार जाकर ये फैक्ट्रियों में कार्रवाइयाँ ना करनी पड़े, हमें फैक्ट्रियाँ भी अच्छे तरीके से काम, उनका भी काम डिस्टर्ब ना हो और हमारी तरफ से भी हमें ऐसा ना नजर आए कि हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। अब कुछ प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि आने वाले सालों में हमें सुकून हो। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कभी मौका मिले तो हमारी पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म 10 सालों की प्लान हमने दिया है कि 10 सालों में किस किस सेक्टर में किस किस तरह से काम होगा तो ये वबा और ये चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। अब दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आर्जी हल तो होते हैं, लेकिन आप जिस फिजा में सांस लेते हैं वो पूरा साल डिस्टर्ब है। AQI लेवल ये 4 माह में हाईलाइट इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि सर्दी, धुंध, आपकी स्टबल बर्निंग, आपकी स्टबल बर्निंग देखिए चाहे वो पंजाब इधर का हो या इंडिया का पंजाब हो, फजाएं और हवाएं किसी हदूद को नहीं मानती हैं। यहाँ के लोग भी उसी तरह डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ के लोग भी इसी तरह डिस्टर्ब होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एक, अगर आप मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, हम लोगों की फ़ज़ाई आलूदगी का 83% हिस्सा सिर्फ आपकी ट्रैफिक की, और अगर हम अपनी गाड़ियों की फिटनेस के ऊपर फोकस कर हम तो कर लेंगे। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात पता है, आपको बड़ी बड़ी जितने सरकारी इदारे हैं, LWMC है, आप बाकी देख लें, जितनी भी गाड़ियां हैं, MCL की गाड़ियां ले लें, ये सब पुरानी है और इनकी हालत बहुत ख़राब है। देखिए इसके ऊपर ना हम ज़ीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सरकार की बेशुमार गाड़ियों को खुद बंद किया। उन्हें पहले एक सर्कुलर जारी हुआ कि अगर आप इनकी फिटनेस नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे, और हमने किया भी है। हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारी कार्रवाइयाँ अभी भी रोज़ाना की बेस पे जारी है। आपके लाहौर के 12 हमने एंट्रेंस बनाई है जिसके ऊपर हमारी EPD की टीमें और ट्रैफिक पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, और वो गाड़ियों को जो मिशन को ठीक नहीं जिनका है उन्हें चालान भी किया जाता है, उन्हें सील, उन्हें बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, लाहौर शहर की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी 13 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना लाहौर की सड़कों पे हैं। आपकी तकरीबन 52 लाख मोटर बाइक रोजाना सड़क पे मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक 1800 बाइक का रोजाना लाहौर शहर में नई बाइक्स का इजाफा हो रहा है। ये तो आने वाले वही सालों में बढ़ेंगे ना। ये मुझे बताएं, हम कुछ भी कर सकते गुजरे। गवर्नमेंट स्टबल बर्निंग पे काम कर रही है कंट्रोल करने के लिए, एमिशन कंट्रोल सिस्टम पे, इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, हम लोग ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, हमने भट्टों की जिगजैग की तरफ चले गए, हम कुछ भी कर गुजरे। देखिए ये मुमकिन नहीं है कि 60 लाख गाड़ियों को हम चालान कर दें, 60 लाख गाड़ियों को हम थानों में बंद कर दें। जब तक अवाम हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी, जब तक हर शख्स जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे के माहौल को डिस्टर्ब होने वाले एलिमेंट को रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेगा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम जितनी पॉलिसीज ले आए, हम आपके एंड से अच्छी कार्रवाइयां चल रही हैं, अवाम ताउन उस तरह से नहीं कर रही। नहीं, देखिए मैं आपको बच्चों के स्कूल की चले बात करें, हमने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए, कॉलेज क्यों बंद किए? ताकि वो बाहर निकलेंगे, इनहेल करेंगे, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आई एम सो सॉरी, उससे वेरी नेक्स्ट डे मैं मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की एक आगाही मुहिम में सड़क पे खड़ी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक एक बाइक के ऊपर 5-5 बच्चे विदाउट एनी मास्क, एक एक गाड़ी के अंदर 5-5, 10-10 बच्चों को भर के जस्ट फेस्टिवल बना लिया छुट्टी को। और हमने पार्क बंद किए, किस लिए बंद किए? कि लोग बाहर कम निकलेंगे, इनहेल कम करेंगे। लोगों ने माल्स का रुख शुरू कर दिया और भर गए माल हमारे बच्चों के साथ। मेरी आपके तवस्सल से, मीडिया का बहुत अहम रोल है, मैं आपके तवस्सल से अवाम से ये अपील करती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट
इस वक्त हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से, हम स्मोक से किसी तरह से अपने शहरियों को महफूज कर ले। कहीं खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इमरजेंसी उस लेवल पे ना चली जाए कि संभलनी मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ताउन हमारे साथ अगर ना होगा, अगर आप इसे एज अ फेस्टिवल लेंगे, छुट्टियों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो मुमकिन नहीं है। अपनी गाड़ियों की फिटनेस, क्या हम बतौर एक जिम्मेदार शहरी, क्या मेरी गाड़ी की फिटनेस मेरी जिम्मेदारी नहीं है? उससे निकलने वाला धुआं जो है वो जो माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो मेरे बच्चों को भी उतना ही मुतासिर कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बल्कि खतरनाक रोल ये चिंची रिक्शों। जी बिल्कुल, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए इनका कंट्रोल तो वो आप आज आप बंद करते हैं, इन्हें थोड़ा से इनके एसओपीज जारी करते हैं, कल वो सारे रोड के ऊपर बैठ के और वो गाली भी देते हैं, वो हुकूमत मुखालिफ चीज़ें भी करते हैं और सब कुछ होता है। और हाई कोर्ट इवन के, हाँ, ना सिर्फ गवर्नमेंट का इसके ऊपर बड़ा वो फिक्र है, उतना ही हाई कोर्ट के भी ऑर्डर बार बार आ रहे हैं कि इन्हें रेगुलेट करना चाहिए हमें। हम बिल्कुल इसके ऊपर हम लोगों ने रेगुलेशन की तरफ हमने अपनी पॉलिसी बनानी शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम इन्हें एक एसओपीज में लेके आएंगे और अगर ये उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो मजबूरन हमें जो है वो सख्त। मुझे बताएं कोई ऐसी हेल्पलाइन हंगामी कि कहीं पे किसी को पता चले फलां टाइम में किसी फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है तो आपसे रब्ता कर सके? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और मैं बल्कि आपके तवस्सुल से सबको बताना चाहती हूँ कि 1373 हमारी टूल फ्री जो है वो हेल्पलाइन है जो 24 आवर काम कर रही है। 1373 जी, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे बिल्कुल आप अगर देखें कि कहीं भी माहौल दुश्मन कोई भी एलिमेंट हो रहा है, कहीं आप देख रहे हैं कि किसी ने LWMC के इवन के कूड़े को अक्सर लोग आग लगा एज अ फन समझ के आग लगा देते हैं। दुकानों में सुबह लोग सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, बाहर आग लगा देते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके बारबेक्यू आपकी गली में, मोहल्ले में, आपके रोड के ऊपर वो डिस्टर्ब किया हुआ है सारी मिशन को, आपके माहौल को, आप कहीं और कोई ऐसा एलिमेंट देखें, प्लीज 1373 पे रिपोर्ट करें। और ये कंट्रोल रूम, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हमने तो इसका नाम ही चेंज कर दिया, हमने तो वार रूम कह दिया। और वो रिवायती वाली हेल्पलाइन ने तो नहीं है, फोन उठाया और वापस नहीं जी, आप जरूर इस पे कीजिएगा और अगर वो वाली हुई तो मुझे भी बताइएगा। और इसके अलावा हमारी ग्रीन पंजाब ऐप भी काम कर रही है जिसपे आप लोकेशन सेंड करके अपनी चीज को अपने रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा 15 जो आपका पुलिस हेल्पलाइन है, इमरजेंसी नंबर है, अगर आप 15 डायल करने के बाद 6 डायल करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी का नंबर है कि आप कहीं देखते हैं। देखिए मेरी फिर दोबारा से रिक्वेस्ट ये कि माहौल को दुरुस्त करने में सरकार के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम सबको खड़ा होना है। जी, हम पेश आएंगे, हमारा शहर है और जब कहा जाता है कि फ़ज़ाई आलूदगी में आज शहर का नंबर 1 है शहर लाहौर का, तो हमें भी बड़ा अफसोस होता है। ये बागों का शहर है, ये चरिंद परिंद का शहर था जो अब हमें बहुत दूर कहीं नज़र आ रहे हैं। सो शहरियों से रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ आप भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। लाहौरियों के लिए मैसेज? जी, लाहौरियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे हमने नहीं भूलना कि ये बागों का भी शहर किसी वक्त था माहौल की आलूदगी के लिए। और ये जो अपना नंबर हम रोज देखते हैं कि जी नंबर 1 पे हम आलूदगी में आ गए, इसमें हमारा साथ दीजिएगा। छोटे छोटे 3 काम तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। पहली बात, स्मोक अब आ चुकी है, ये एक हकीकत है, इसे फेस करने के लिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए, गैर जरूरी घरों से बाहर मत निकले, एज अ फन मत लें स्मोक को, प्लांटेशन कीजिए। मैं प्लांटेशन की तरफ जाना चाहते थे, आई एम सॉरी, बड़ा अहम पॉइंट था, इस पे भी प्लीज आपकी तरफ से भी जरूर। अगर हम हर शख्स एक पौधा भी अगर लगा ले, देखिए 13 करोड़ आवाम है हम पंजाब की, कितना खूबसूरत हो कि हम अपना फर्ज समझते हुए हर शख्स एक पौधा लगाए तो 13 करोड़ पौधे दरख्त यहाँ आते हैं। हमारा साथ दें इसमें। और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पे बैन है। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जिस पे अमल दरामद आज से करेंगे तो आगे जाके आने वाली नस्लों के लिए बड़ी आसानी होगी। कंवल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत थैंक यू जी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन से मुतल्लिक, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, अच्छे तरीके से बात करना, बात से बात निकालना। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देख लेते हैं कि बहुत हाई स्टडीज़ के बाद, पढ़ लिख के बाद भी उनकी
कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर नहीं होती। जब आप कहीं पर जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा ये किस तरह से, और ये तो दौर ही वैसे ही मार्केटिंग का है। आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छा आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उतनी अच्छी आप जॉब भी कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आप पढ़ा भी सकते हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर नहीं करती। इवन कि आप घर में भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तब भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो लोग आपसे खुश रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इस पे झूठ बोलते जाएं। झूठ बोलना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल नहीं है। माजरत के साथ कुछ लोगों ने ये भी समझ लिया। मलिहा समी साहबा हमारे साथ मौजूद है, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी कम्युनिकेशन, वो जो आपको सुनने में भी अच्छी लगे, जिससे आप कुछ सीखें भी, कैसे हो सकती है? कम्युनिकेशन देखें, सबसे पहले हम करते हैं बात समझाने के लिए, और आजकल के दौर में सॉरी टू से वो बात हो गई है कि बात करने के लिए या बात सुनाने के लिए की जाती है। कम्युनिकेशन का पर्पस यही होता है कि अपनी बात को और अपने मैसेज को सामने वाले को अच्छी तरह से कन्वे करना। दिस इज़ द कोर पर्पस। लेकिन अब जो दौर आ गया है, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फास्ट हो गए हैं। जितनी फास्ट तरीके से हमारे डिजिटल मीडिया चल रहा है, मोबाइल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं, वैसे ही अब इंसान कम्युनिकेट कर रहे हैं। देयर वाज ए टाइम कि जब बड़े बात करते थे तो बच्चे बड़े आराम से सुनते थे, मतलब जनरेशन 10 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक, और उनकी लॉन्ग कम्युनिकेशन से मैसेज लिया जाता था। आज आप जब बच्चों को समझाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं ओके, गॉट योर पॉइंट, फाइन, इट्स ओके। बात सुनने का टाइम ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं रहा। कम्युनिकेशन इसलिए गैप में आ रही है क्योंकि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो आपकी पूरी बात मुकम्मल होने से पहले जवाब दे रहा है, या वो आपकी बात को कता करके बीच में से काट के अपना वर्डिक्ट बयान कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, और लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे बल्कि वो कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। मुकम्मल बात, आधी अधूरी बात हमारे दीन में भी है कि ये आपके लिए नुकसान का बाइस बनती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इससे लड़ाई झगड़ी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग देखें, ज़बान एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल ना करें या लगाम ना दें तो वो आपको चीर फाड़ खाए। आपने कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, और कितनी शाइस्तगी से बोलना है, कितना नाप तोल के बोलना है। नाप तोल के सबसे ज्यादा जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम गुफ्तगू की जरूरत होती है। बिल्कुल। देखें, व्हेन यू स्पीक गुड दैट मीन्स यू आर ए गुड लिसनर। आप जितने अच्छे लिसनर बनोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग पावर होगी। क्यों? क्योंकि आप समझोगे पहले और फिर जवाब दोगे। लेकिन अगर आप पहले ही नहीं समझ पा रहे, फर्स्ट स्टेज पे ही आपको मैसेज आपने नहीं लिया अगले का, तो आपका बयान करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे रिलीजन में वैसे भी ये है कि हमेशा बात मुस्कुरा के करें और बात को तहम्मुल से करें, मुकम्मल बात कंप्लीट होने दें। तो आज की जनरेशन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया है, बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। स्कूल में टीचर्स भी कंप्लेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारी नहीं सुन रहे। तो जितना आप सुनोगे कम, उतना आप कम्युनिकेट कम कर पाओगे। सबसे अहम बात तो ये है, और एक बड़ा चैलेंजेस जो कि कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का इस दौर में है कि अब मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कम्युनिकेशन के रास्ते बहुत हो गए हैं। आप टेक्स्ट पे भी कर लेते हैं, नॉन वर्बल भी, वर्बल भी, इवन जेस्चर से कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो इफ़ समबडी इज एंटरिंग इन द डोर और अगले ने जेस्चर ऐसा दे दिया कि वो वहीं से डोर बंद करके चले जाते हैं। रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन वेलकमिंग नहीं है। आपने मैसेज किया, किसी ने 2 घंटे बाद रिप्लाई दिया, किसी ने अगले दिन रिप्लाई दिया, किसी ने 5 आवर्स के बाद, मीन्स ही और शी इज़ नॉट वेलकमिंग यू इवन ऑन टेक्स्ट। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन में हरासमेंट करना, कि ये भी एक आजकल टेक्निक हो गई है कि आपको हाइपर कर दिया जाता है। यू कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा इनपेशेंट हो गई है और वो बहुत जल्दी डिसीजन कर लेती है कि वेदर आई वुड गो विद दिस पर्सन इन कम्युनिकेशन और नॉट। तो इन चीज़ों में हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अदरवाइज कम्युनिकेशन अगर आपकी पावरफुल है, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आप हर फोरम पे जा सकते हैं। पावरफुल कम्युनिकेशन क्या होती है? आप बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते नहीं, पावरफुल कम्युनिकेशन है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। आपने जो बात की है उस बात को सही तरह से बयान करना, मैसेज दे देना और अपनी बात को मुख्तसर करके ख़त्म करना। यस, दिस इज़ पावरफुल। देखें, जितने भी अना मैं आपसे डिस्कस करूँ कि जितने भी बड़ी कंपनीज में बड़े CEOs लेवल के, MD लेवल के लोग हैं, आपने देखा होगा वो बहुत कम कम्युनिकेट,
मुख्तसर तरीन बात अगर उनको समझ लें 2 पैराग्राफ की ईमेल आई है तो वो 1 लाइन में जवाब देते हैं। अगर आपने उनसे बहुत लंबी डिस्कशन आर्गूमेंट्स शुरू की हैं तो वो आपको एक जवाब देंगे और बात खत्म हो जाएगी। वाई? इसी तरह जिन लोगों का विजडम ज़्यादा होता है दे टॉक ब्रीफ। द रीज़न इज़ दिस कि वो उस सारी बात का कर्क्स 1 लाइन में बयान करते हैं और ये सलाहियत होती है अच्छे कम्युनिकेटर्स की। अब अच्छे कम्युनिकेटर को करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, ये हमारी आंखें, ये हमारे जेस्चर, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे। तो अच्छी कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या चीज़ें मैटर करती हैं? मलिहा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें साथ जो हैं वो बड़ी होनी ज़रूरी हैं? जिस तरह हम कहते हैं आपकी कुछ फेस के साइंस इस तरह से होने चाहिए, आपकी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लाउड ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका लहजा, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका चेहरे की स्माइल होना, आपकी आइज़, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस। बड़ों से बात कर रही हैं तो आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल, कम्युनिकेशन का स्टाइल। बॉस से बात कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल, और बच्चों से बात कर रहे हैं तो डिफरेंट होना चाहिए। इवन आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, किसी नेबर से बात कर रहे हैं, आपका स्टाइल डिफरेंट। देखें, कम्युनिकेशन आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी प्रेजेंट करती है और इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आईज से क्या मैसेज दिया, आपने अपनी वॉइस से क्या मैसेज दिया। आप अपने फैमिली मेंबर से जैसे बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से आप किसी स्ट्रेंजर से आप नहीं कर सकते। जो आपकी फ्रेंड सर्कल में गुफ्तगू का तरीका है वो आपका ऑफिशियल नहीं होगा। तो आप इवन कहीं गेस्ट भी जा रहे थे। और एक बड़ी बात इसमें ये होती है ना कि आप जिसके जितने क्लोज होते हो उसने आपके उतने ही चेहरे देखे होते हैं, उसने आपकी हर कम्युनिकेशन देखी होती है। इसलिए अगर आप देखें हस्बैंड वाइफ की, बहन भाइयों की, पेरेंट्स और डॉटर्स की कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है। लेकिन व्हेन यू स्टेप आउट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, जब आप इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि बाहर वालों को आपके अग्रेशन, मूड्स और इमोशंस नहीं देखने, उन्हें आपसे मुख्तलिफ किस्म के काम चाहिए हैं, बेनिफिट्स चाहिए हैं, आपने उनसे लिंकेजेस बनाने हैं। आपकी कम्युनिकेशन बड़ी ही स्लीक और बहुत ही मीनिंगफुल होनी चाहिए। मुझे ना समटाइम ऐसा लगता है, ऐसे ही आपने टीवी ऑन किया, ऐसे ही आप रेडियो सुन रहे हैं, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि आपका रुक के सुनने को दिल करता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल होता है। बड़ा जबरदस्त, उनका अंदाज़े बयान और लहजा और उनके बात करने का तरीका। इसी तरह आप देखें जो बड़े होते हैं फैमिली के, उनका फैमिली में जब वो आते हैं और बात करते हैं तो सब सुन रहे होते हैं। इवन जब बच्चे बात करते हैं, बच्चों में कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग तो आपको लगता है कि यार इसकी बात सुने, व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग। तो ये बात डिपेंड करती है आपकी शख्सियत पे, आपकी टोन ऑफ वॉइस पे, आप कितनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी हो, और प्लस ये कि आप जो बात करना चाह रहे हो उसके लिए अटेंशन मिल रही है आपको या नहीं, या आपको अटेंशन लेनी पड़ रही है। इसमें बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग अटेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा शाउट करके, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करके, और कुछ लोगों को वैसे ही अटेंशन मिल जाती है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से और उनके मैसेज की वजह से। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बड़ा ड्रॉबैक ये है, सॉरी टू से, कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैल गई है। लोगों को सप्रेस करते हैं, उनके खिलाफ मैनिपुलेशंस करते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी को शेक किया जाए। जब आपकी पर्सनैलिटी शेक होती है ना तो आपकी कम्युनिकेशन बुरी हो जाती है। आप एक फ्रस्ट्रेटेड बंदे से बात करें तो उसके बात करने का टोन, उसका लहजा, उसका मैसेज डिफरेंट होगा। आप एक हैप्पी बंदे से बात करेंगे तो उसका टोन, लहजा और उसका डायलैक्ट डिफरेंट होगा। Happiness is communication. A person who is happy is a best communicator. If he is internally happy, क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड उसका अच्छा होगा, पीसफुल होगा, तो वो एक्सटर्नल में भी पीसफुल होगा। तो सबसे ज़्यादा काम हम लोग इस चीज़ पे करते हैं कि लोगों को ये समझाएं कि आप इंटरनली पहले पीसफुल हों ताकि एक्सटर्नल के लोग आपसे खुश रहें। कम्युनिकेशन पे हमें कब से काम करना शुरू करना है? आपके बच्चे की क्या एज हो तो आपने बस उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर देखिए 1 to 5 ईयर में तो बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद जिस तरह से मिलते हो, बातचीत करते हो, जो टोन ऑफ वॉइस आपकी घर में होगी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। जितनी आपकी फाइन लैंग्वेज होगी दे विल ऑब्जर्व। 5 से अबव जो बच्चे होते हैं और फिर टीन एज वाले, वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन के होते हैं कि उनको आपने उन पर नज़र रखनी है कि उनकी कम्युनिकेशन का पावर कैसी है। अगर वो नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं तो उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कम्युनिकेशन पावर इफेक्ट होगी। तो इन तमाम चीज़ों को पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि पर्सनैलिटी का स्ट्रेंथ जो है वो तब होगा, जब हम कहते हैं ना
आप बात करें ताकि पता चले कि आपके अंदर का इंसान क्या है। तो आपके अंदर जो छुपा हुआ इंसान होता है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन से पता कम्युनिकेशन अच्छी होने के लिए आपका लैंग्वेज पर अबूर व्हाटएवर, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है, बिल्कुल कितना मैटर करता है? बहुत ज्यादा। आपकी लैंग्वेज फाइन हो, आपकी लैंग्वेज में आपको बात समझानी आती हो। क्योंकि कुछ लोगों की उर्दू भी ऐसी होती है ना, वर्ड्स ही क्लियर नहीं वर्ड्स होते। क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी नहीं होती, और दूसरा है कि वो बाजू का जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो दूसरा मैसेज नहीं पकड़ पा रहा होता। अब देखें, एक इंसान जो कि सिर्फ उर्दू बोलता है एकदम वो अरबिक बोलने लग जाए तो लोग उसके इर्द गिर्द के परेशान हो जाएंगे। रीजन क्या है कि उसने लैंग्वेज एकदम बदल ली, तो जबकि इर्द गिर्द सारे अंडरस्टैंड कर रहे थे उर्दू को। तो आपने ये देखना है कि जिस ऑडियंस को आप मैसेज दे रहे हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है। Talk with them. If they are comfortable in English, you need to talk in English. और if they are comfortable in Urdu, अगर वो उर्दू की ऑडियंस है तो उर्दू में बात करें, लेकिन लैंग्वेज को और अपनी ज़बान को इस तरह रखें कि वो उनको इजीली समझ आ जाए। और कभी ये भी ना करें कि सामने वाला अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको आप अंग्रेजी बोलने के चक्कर में अपनी बहुत अच्छी उर्दू से भी जाएं। जो कुछ भी आता है अगर आप उसको बहुत कॉन्फिडेंस से और अच्छे तरीके से अच्छे गुफ्तगू का अंदाज यही है कि आपकी ज़बान सहल और आसान हो, सबको आराम से समझ आ जाए, आसानी से मैसेज डिलीवर हो जाए। हम लोग बस जब दुकानदार के पास जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमें ये कपड़ा चाहिए। अच्छा, दुकानदार हमें कई तरह के कपड़े दिखा रहा होता है तो हम कहते हैं यार आपको हमारी बात समझ नहीं आई, मैंने आते ही बताया था मुझे क्या कपड़ा चाहिए। तो पहला पंच जुमला जो कोई भी शख्स अदा करता है ना किसी भी महफिल में आने के बाद, वो उसकी मेन लाइन होती है कि उसे आपसे चाहिए, यानी आपकी स्टार्टिंग बड़ी मैटर करती है। पर हमने अब एंडिंग की तरफ जाने, टाइम कम है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।